नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 21वीं सदी में भी हम लिंगानुपात के लगातार बिगड़ते आंकड़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं। हमने विकास के पैमाने गढ़े, तमाम जानलेवा बीमारियों पर जीत हासिल की, लेकिन बेटियों को बचाने में बाधा बनी संकीर्ण सोच, आज भी हम उसे मात नहीं दे पा रहे हैं। लड़की पैदा होने पर आज भी चेहरे पर मायूसी छा जाती है और लड़के की ख्वाहिश मन से खत्म नहीं हो पा रही। हालांकि कुछ कोशिशें रंग भी ला रही हैं और बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर काम भी चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाता है। देश में इन दिनों कई राज्यों में बेटी बचाओ सप्ताह भी मनाया जा रहा है। लिहाजा आज बात होगी बेटियों की, उन्हें बचाने की मुहिम की और दुनिया के दूसरे कोनों में लड़कियों की स्थिति की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग में 5वें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस से पहले एक दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 20 देशों के उच्चायोग और दूतावास के प्रतिनिधि शामिल हुए। कनाडा ने एक दिन के लिए एक भारतीय स्कूली छात्रा को अपना उच्चायुक्त भी बनाया। संदेश एक ही था कि बालिकाओं को बराबरी का हक कैसे दिलाया जाए। गुड़गांव की रहने वाली मेधा मिश्रा के लिए ये दिन जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। कनाडाई उच्चायोग ने मेधा को एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त बनाकर बालिका दिवस का तोहफा दिया है। मेधा का चयन फेसबुक पर एक प्रतियोगिता के जरिए किया गया। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मेधा इस भूमिका को निभाकर बेहद उत्साहित हैं। उनकी तमन्ना इस एक दिन के ख्वाब को भविष्य के लिए भी सच करना है। डेफिनेटली बनना चाहूँगी, क्यों नहीं। काफ़ी आज मेरे को एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मिली थी जिसमें मैं हाई कमिश्नर थी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जॉब है मेरे हिसाब से। सो आई डू होप कि एट सम पॉइंट आई एम वर्दी इनफ टू गेट दैट जॉब, एंड इफ आई एम आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यूं तो 11 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन त्योहारों और छुट्टियों के चलते इसे भारत में शुक्रवार को ही मनाया गया। इस मौके पर चाणक्यपुरी स्थित कनाडाई हाई कमीशन से लेकर दूतावास के इलाके में एक दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें अमेरिकी राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा समेत करीब 20 देशों के दूतावास के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौड़ का मकसद बालिकाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर सामाजिक और कोई क्षेत्र हो। कनाडा एम्बेसी के इनिशिएटिव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कनाडा एम्बेसी ही थी जिसने 2011 में जब संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव को लाया, उसके बाद फिर ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां पर कई सारे दूतावास और हाई कमीशंस मिलकर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सबसे पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को ये दिन मनाया गया था, जिसका मकसद बालिकाओं के अधिकारों और समाज से लेकर घर परिवार में उनके सिलसिले में बराबरी लाना है। समस्या चाहे बालिकाओं के खिलाफ हिंसा हो, शिक्षा की कमी हो, बाल विवाह हो या फिर घरेलू दिक्कतें हों। इस कार्यक्रम में शामिल होने आई स्कूली छात्राओं ने इस बराबरी को हासिल करने का जज्बा दिखाया और साथ ही चुनौतियों के बारे में भी बातें साझा की। इंडिया भी अभी धीरे धीरे तरक्की कर ही रहा है इस पे। जैसा अभी सब लोग गर्ल्स को बहुत इन्फीरियर, बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और इसीलिए आज हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरा मानना है कि इंडिया में जो गर्ल्स हैं उनकी स्थिति अब सुधर रही है और मैं चाहती हूँ कि और भी गर्ल्स ऐसे ही करें और इंडिया का नाम और भी ऊपर लेके जाए। अभी भी इंडिया में लोगों की सबकी मेंटालिटी यही है कि गर्ल्स नहीं कर सकती। अभी तक ये मेंटालिटी है, ऑल्दो वो इतना प्रूफ कर रही हैं, स्टिल सबकी फैमिली में एक चीज़ लैक करती है कि वो सपोर्ट तो करते हैं बट ओपनली उनको थोड़ा रिलीजन्स एंड ऑल का भी कि समाज में कैसा होगा क्या होगा, वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से सबसे पहले उन्हें एजुकेशन दिया जाए और उन्हें किसी चीज़ से रोका ना जाए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उन पे भरोसा रखना एक ट्रस्ट की बात होती है। अगर आप पे भरोसा करेंगे तो वो बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं, सब में पोटेंशियल है। इस मौके पर कई देशों के उच्चायुक्त और राजदूतों ने भी बालिकाओं के सामने मौजूदा चुनौतियों की चर्चा की। उनका मानना है कि भारत की सरकार बालिकाओं के लिए काफी कुछ कर रही है, लेकिन अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। The right to education, education for all that they finish school, and then professionals. We all have glass ceilings in our countries, and India has done very well with a female prime minister. I've met Mary Kom, a number of athletes, Air Force pilots. So there's a lot we can learn from India in that regard, but it's continually
looking at how we're doing, but then redoubling our efforts because we all can do better. Like all the countries, corporate world is still a place to be conquered by women. In Mexico, you have 18% of CFOs that are women, but only 4% of CEOs that are women. कनाडा उच्चायोग की ओर से इसी मामले पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के राजदूत और उच्चायुक्त शामिल हुए। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो लड़कियों की बेहतर भविष्य के लिए आज दुनिया एकजुट है। समानता और लड़कियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। इस दौरान लड़कियों के विकास से जुड़े कई संकल्प लिए जाते हैं। माँ, बहन, बेटियां, ये शब्द हर किसी के लिए बहुमूल्य हैं। इनके बिना जीवन अधूरा लगता है। आज दुनिया भर में करीब 110 करोड़ लड़कियां हैं। इनके अधिकारों के लिए विश्व की हर संस्था प्रतिबद्ध है। इसके लिए 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से एक संकल्प पारित हुआ, जिसमें 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में घटती लड़कियों की संख्या बढ़ाना और लड़कियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना था। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इस बात से ये हम इस चीज़ को महत्ता देते हैं कि जो लड़कियां, महिलाएं हमारे समाज में हैं, वो सम्मान के लिए जो लड़े उनको उचित स्थान दिया जाए। और आज जो कनाडा हाई कमीशन में भी हो रहा है, जिस तरह से मेधा जैसी एक लड़की को जो जयपुर से आती है, एक इंजीनियर है, एक दिन के लिए उसको हाई कमिश्नर फॉर द डे बनाया गया। इससे साफ साबित होता है कि किस तरह से खासकर कनाडा हाई कमीशन, उनके साथ बहुत सारे और हाई कमीशन हैं, इन्होंने लड़की को एक ऊंचे पद पर बिठा के एक सिंबॉलिज्म दिखाया है कि लड़की जो है हमारे समाज में कहीं नीचे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का मुख्य लक्ष्य किशोरियों की सुरक्षा, पढ़ाई, स्वस्थ जीवन को बेहतर बनाना है। किशोरियों को मजबूत महिला बनाने पर संयुक्त राष्ट्र का हमेशा से जोर रहा है, ताकि वो आगे चलकर हर क्षेत्र में सशक्त महिला की भूमिका निभा सकें। पिछले 15 साल में वैश्विक समुदाय ने लड़कियों की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बेहतर स्वास्थ्य जैसे कदम शामिल हैं। लड़कियों के समान अधिकार के लिए वैश्विक समुदाय ने एकजुटता दिखाई है और अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास की रूपरेखा तैयार की है। इसमें किशोरियों को बेहतर सहयोग और समानता का अधिकार देने का लक्ष्य है। Day of the Girl Child. Given that it's a holiday here, on that day we're celebrating today, and we have a number of activities to help generate awareness for gender equality and the girl child. And so we have this run. The Qutb Minar will be lit up in pink on the 10th and 11th. We have a chat with diplomats later on today. तो वहीं भारत लड़कियों के मामले में पहले से ही संवेदनशील रहा है। देश में राष्ट्रीय काम के तौर पर लड़कियों की बेहतरी के लिए 2008 से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके तहत लड़कियों से होने वाली असमानता की पहचान की गई। इस दिवस को मनाने का मकसद बालिका शिशुओं को नए मौके, लोगों में जागरूकता लाने, असमानता व्यवहार को दूर करने, उचित सम्मान देने और सभी अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा, पोषण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय समाज में बेटियों का दर्जा आदिकाल से ही बेहद ऊंचा और सम्मानजनक रहा है। बात चाहे आस्था की हो, सामाजिक ताने बाने की या दूसरे किसी क्षेत्र की। बुनियादी तौर पर, मोटे तौर पर बेटियों को कहीं भी बेटों से कम नहीं आंका गया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बेटियों पर अत्याचार भी किया गया और उसे हाशिए पर रहने को मजबूर भी किया गया। आइए देखते हैं भारत में इस वक्त बेटियों की स्थिति क्या है। देश में बेटी बचाने पर कई वर्षों से बहस चल रही है। एक तरफ आर्थिक तरक्की है, विकास है और दुनिया की बड़ी ताकत बनने की होड़ है, तो दूसरी तरफ चुनौती है बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की। इतिहास बताता है कि आजादी के बाद कई वर्षों तक बेटियों पर समाज और सरकारों का ध्यान नहीं गया।
नतीजा, लिंगानुपात की खाई बढ़ती गई और समाज पुरुष प्रधान होता चला गया। 1991 की जनगणना में लिंगानुपात में बड़ा अंतर पहली बार कई राज्यों की चिंता का सबब बना। तब से समाज में बेटियों को बचाने की मुहिम चल रही है, लेकिन हकीकत लक्ष्य से आज भी कोसों दूर है। लड़कियों को समाज में बराबरी देने की कई कोशिशें रंग भी लाईं, लेकिन लिंगानुपात की स्थिति दावों पर स्याही पोत देती है। खासकर गर्ल चाइल्ड यानी छोटी बच्चियों की स्थिति बड़ा सवाल है। बीते 3-4 दशक में बच्चों के लिंगानुपात की खाई घटने की जगह लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1981 की जनगणना में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों में 962 लड़कियां थीं। 1991 की जनगणना में प्रति 1000 लड़कों में बच्चियों की तादाद 945 हो गई। 2001 में बच्चों के लिंगानुपात की ये खाई और बढ़ी और 1000 बच्चों की तुलना में बच्चियां 927 रह गईं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब 2011 की ताजा जनगणना में बच्चियों की संख्या और घटकर प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 914 पर पहुंच गई है। यानी तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयास बच्चियों की सुरक्षित पैदाइश और परवरिश सुनिश्चित करने में नाकाम रहे। देश में लड़कियों का पैदा होना आज भी बोझ माना जा रहा है। समाज में जारी इस मानसिकता को जड़ से खत्म करने में हर प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। हालांकि इस बीच कुछ कोशिशें कामयाब भी हुई, मसलन लड़कियों को स्कूल भेजने का प्रयास। हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रारंभिक कक्षाओं में बालिकाओं का कुल नामांकन 2010-11 में 9,34,44,981 था, जो 2014-15 में बढ़कर 9,55,55,995 हो गया। इसी तरह माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों का नामांकन 2010-11 में 1,43,39,430 था, जो 2014-15 में बढ़कर 1,81,80,094 हो गया। दाखिले के बाद लड़कियों का स्कूलों से ड्रॉप आउट रेशियो बेहद चिंताजनक विषय था, लेकिन अब इसमें सुधार दर्ज हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की दर पिछले 5 वर्षों में धीरे धीरे घटी है। सरकार के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की सालाना दर 2010-11 में 6.37% रही, जो 2011-12 में घटकर 6.07 हो गई। 2012-13 में इसमें और कमी आई और ये दर 5.34 पर पहुंच गई। 2013-14 में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो और घटकर 4.66 रह गया और 2014-15 में इसमें और गिरावट दर्ज की गई और लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो 4.49% पर पहुंच गया। हालांकि हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 में एक रिपोर्ट भी जारी हुई, जिसमें बालिका शिक्षा पर कई सवाल भी उठे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन 83.8% लड़कियां ही स्कूल जा रही हैं, यानी 15 से 17 साल की लगभग 16% लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 15 से 17 साल की 90% लड़कियां स्कूल जा रही हैं। असम में यह आंकड़ा 84% से ज्यादा है। झारखंड में करीब 84.1%, बिहार में 83.3% लड़कियां स्कूल जाती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 79.4% लड़कियां। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 79.2% है और ओडिशा में 75.3% लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जबकि विकसित माने जाने वाले गुजरात के स्कूलों में लड़कियों की संख्या करीब 73.4% ही है। गुजरात 21 राज्यों में 20वें स्थान पर रहा। सरकार ने राज्यसभा में इस बात को स्वीकार भी किया कि ज्यादातर लड़कियां स्कूलों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा 22 लाख से भी ज्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जो उनके स्कूल छोड़ने का कारण बन जाता है। जाहिर है, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में लड़कियों की सामाजिक हालत और उनके अधिकारों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भले ही समस्याएं अलग अलग हों,
लेकिन विकासशील देशों की तरह ही विकसित देशों में भी लड़कियों को काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों के बेहतर विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हासिल कर चुकी लड़कियां अशिक्षित लड़कियों के मुकाबले 18% ज्यादा सफल रहती हैं, लेकिन सभी लड़कियां स्कूल का दरवाजा नहीं देख पाती। दुनिया भर में 10 लाख से कम उम्र की करीब 6 करोड़ 20 लाख लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं। यूरोपीय संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने की उम्र में दुनिया की करीब 3 करोड़ 10 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर थीं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा हासिल करने की उम्र में 3 करोड़ 20 लाख लड़कियां स्कूल में पंजीकृत नहीं थीं। Girls' education is important to all of us, which is why we're all here. Those 62 million girls who are not being educated around the world impact my life in Washington, D.C., in the United States of America. Because if we aren't empowering and providing the skills and the resources to half of our population, then we're not realizing our full potential as a society, as mankind. बालिका शिक्षा को लेकर दुनिया भर में हालात अच्छे नहीं हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा हासिल करने में लड़कियों को लड़के के मुकाबले ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ती है। लैंगिक समानता के मामले में अफ्रीकी उपमहाद्वीप में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ 35 में से सिर्फ 2 देशों में लड़कियों को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। दक्षिण और पश्चिम एशिया में स्कूली शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा असमानता है। यहाँ 80% लड़कियों की स्कूलों तक पहुँच नहीं है, जबकि लड़कों के मामले में ये आंकड़ा महज 16% है। हालांकि दुनिया भर में करीब 48% देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। I know that we all can support efforts to help them go to school. And I know that we all can change our cultures here in Spain and around the world to honor and respect women and girls, to see them as leaders worthy of an education capable of achieving their dreams. I know we can do this because I believe in the power of young women like all of you to truly change the world. हालात सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में खराब नहीं है। दुनिया भर की हर 3 में से 1 युवती की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। विश्व बैंक के मुताबिक ये चलन कायम रहा तो 2020 तक दुनिया भर में करीब 15 करोड़ लड़कियां बाल विवाह की शिकार हो जाएंगी। कम उम्र में शादी का चलन बाकी दुनिया के मुकाबले अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। I was from a culture where the same was for girls. If they do not go to school, then they get married at a very early age. And the same would have been my future if I couldn't go to school. I was only 11 when the girls' education was banned in Swat Valley. And I started to speak out because I knew what my future was going to be like if I didn't go to school. Having children at very early age, becoming mother, grandmother. But then you never get the opportunity to be who you want to be. You never get the identity of being a person, of being a human. You're only just like someone else's property, and I never ever wanted that. I wanted to be myself, to be independent, and just to show that I have the potential to speak out, to contribute to my society, and I'm not the property of someone else. दुनिया भर में लड़कियां घरेलू हिंसा और यौन शोषण झेलने को मजबूर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में यौन शोषण की शिकार लड़कियों की संख्या 15 करोड़ थी। 18 साल से कम की इन लड़कियों में यौन शोषण, जबरन शारीरिक संबंध और घर में होने वाली यौन उत्पीड़न शामिल हैं। हिंसाग्रस्त पश्चिम एशिया और भूख से पीड़ित अफ्रीका ही नहीं, विकास की दौड़ में आगे निकल चुका अमेरिका और यूरोप भी यौन हिंसा के मामले में लड़कियां बराबर असुरक्षित हैं। ज़ैकम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो एक तरफ एशिया और अफ्रीका में लड़कियां शिक्षा और सामाजिक बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं,
वहीं यूरोप और अमेरिका में बहस का रुख दूसरा है। वहां उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी से ज्यादा उनके विषयों के चुनाव पर चर्चा है। हालांकि लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में बराबर नजर आती हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और यौन शोषण समेत कई समस्याओं का हल वहां अभी खोजना बाकी है। यूरोप में लड़कियों के मुकाबले ज्यादा लड़के माध्यमिक शिक्षा से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा स्तर पर तकनीकी, साइंस और गणित जैसे विषयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। यहाँ लड़कियां उन विषयों को तरजीह देती हैं जिनमें आसानी से रोजगार मिल जाए। यूरोपीय संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी, साइंस और गणित में सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता आयरलैंड में है। इन विषयों में लड़कों और लड़कियों के बीच फासला 20% है। फिनलैंड में विज्ञान और तकनीकी में उच्च शिक्षा स्तर पर 18% कम लड़कियां हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में 15% कम लड़कियां विज्ञान और तकनीकी शिक्षा हासिल करती हैं, जबकि इटली में विज्ञान और तकनीकी में लड़कियों की दिलचस्पी लड़कों से ज्यादा है। We also have free education for all, which means free access, and which means that we don't sort of have to worry about the schooling issues. We also have a compulsory daycare and kindergarten system. All that has been made in order to enable women also. यूरोपीय संघ ने 2020 तक शिक्षा को लेकर नए लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट 10% कम करने का संकल्प लिया गया है। यूरोपीय संघ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। हालांकि गरीबी को पूरी तरह खत्म करने और लड़कियों को हर क्षेत्र में बराबरी दिलाना भी यूरोपीय संघ के एजेंडे में है। अमेरिका में लड़कियों की हालत एशिया और अफ्रीका से काफी बेहतर है। हालांकि अमेरिका के कुल गरीबों में महिलाओं की हिस्सेदारी 75% है। अमेरिका में माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल करने वाले कुल छात्रों में लड़कियों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। यूरोप में भी लड़कियां शिक्षा हासिल करने में पीछे नहीं हैं। कुछ विषयों में तो लड़कियों की भागीदारी उच्च शिक्षा में 60% से ज्यादा है। And I see what their dreams and aspirations are, which are obviously so different than what my grandmother and my mother's life was about survival and getting through each day. My daughters are dreaming about being a doctor, being a lawyer, being a prime minister, which is terrific. Now, यौन हिंसा के मामलों में यूरोप और अमेरिका की हालत एशिया और अफ्रीका से बेहतर है। हालांकि लड़कियां यहां भी पूरी तरह महफूज नहीं हैं। 2010 में अमेरिका में यौन हिंसा की शिकार लड़कियों की संख्या करीब 22 लाख थी। 2014 में यूरोप के कई देशों में 15 साल तक की लड़कियों के बीच एक सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक डेनमार्क में 52%, फिनलैंड में 47%, स्वीडन में 46% और ब्रिटेन में 44% लड़कियां यौन हिंसा या शोषण का शिकार थीं। यूरोपीय संघ के मुताबिक औसतन हर 3 में से 1 लड़की यौन हिंसा की शिकार है। No country is perfect, neither is Finland. But I must say that we have had a pretty enabling environment. Already in 1878, before our independence, we got equal hereditary rights, covering both men and women. 1906, Finnish women got the right to vote and to stand for elections. When we got our first parliament, 200 members in the parliament, as it still is today, 19 of those 200 members at the first elections were women. हालांकि यूरोप में यौन हिंसा और शोषण को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। एशियाई देशों के मुकाबले यहाँ आरोपियों को सजा मिलने की दर ज्यादा है। कानून सख्त और अदालतों में आरोपियों के बच निकलने की दर भी काफी कम है। अमेरिका में 1993 से पत्नी के खिलाफ यौन हिंसा भी अपराध के दायरे में है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।